हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं मानव में जनन, और जो कि हमारी NCERT बायोलॉजी का सेकंड नंबर का चैप्टर है। ये जो मानव में जनन है, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले नर जनन तंत्र को समझा है। हमने देखा है कि नर जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, वो शामिल होती हैं। इसके बाद में आज हम देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। हम देखेंगे कि मादा जनन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से अंग या कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लोगों तक ऐसे वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के इस सेशन के बारे में। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा मादा जनन तंत्र के बारे में। देखो, हमने इससे पहले नर जनन तंत्र को पढ़ा है, और नर जनन तंत्र में हमने देखा था कि क्या क्या संरचनाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। अभी हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से अंग या नलिकाएं या जिन्हें हम बोल सकते हैं ग्रंथियां होती हैं वो शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे अंडाशय। सबसे पहले हम देखेंगे अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवरी, जिसे हम और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि एक मादा के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय अर्थात 2 ओवरी होती हैं वो पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत आप क्या जाएंगी, 2। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वो देखेंगे अंडवाहिनियां। क्या देखेंगे, अंडवाहिनी। और ये जो अंडवाहिनी होती है इसे हम डिंबवाहिनी भी कहते हैं, या इसे हम फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। फैलोपियन नलिका कह दो, फैलोपियन ट्यूब कह दो, या वैसे इसे बोला जाता है ओविडक्ट। क्या कहा जाता है, ओविडक्ट कहा जाता है। और ये भी कितनी होती हैं, एक जोड़ी अर्थात 2 होती हैं, वो हमारी अंडवाहिनी पाई जाती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जब हम देखेंगे तो एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गर्भाशय। तीसरे नंबर की संरचना जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत होती है उसे हम कहते हैं गर्भाशय। इंग्लिश में उसे बोला जाता है यूट्रस। इंग्लिश में उसे क्या कहा जाता है, यूट्रस। और ये जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1। चौथे नंबर पे जो होता है उसे हम बोलते हैं, हालांकि इस गर्भाशय के अंतर्गत भी हम हिस्से डिवाइड कर सकते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, लेकिन हम गर्भाशय के अंतर्गत ही उसे माने तो इसके बाद में एक जो अंग आ जाएगा वो आ जाएगा योनि, जिसे हम कहते हैं वेजाइना। क्या कहा जाता है, वेजाइना। और ये कितना होता है, 1। इसके बाद में नेक्स्ट जो अंग आएगा वो आएगा बाह्य जननांग। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
ये एक मादा जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल आपके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और उसके बाद में अब जो हम बात करने वाले हैं कि इसी के साथ जुड़ी हुई एक सहायक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? सहायक ग्रंथि। और वो जो सहायक ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? वो होती हैं स्तन ग्रंथियां। वो होती हैं स्तन ग्रंथियां। तो ये स्तन ग्रंथियां हैं जनन तंत्र के साथ में, उसके साथ में संरचनात्मक रूप से, उसके साथ में क्रियात्मक रूप से उसी के साथ जुड़ी हुई रहती। तो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये सारी की सारी संरचनाएं होती हैं या सारे के सारे अंग होते हैं, ये शामिल होते। अब इन सभी अंगों को सबसे पहले हम एक डायग्राम के अंतर्गत समझने वाले हैं। किसके अंतर्गत देखने वाले हैं? एक डायग्राम बनाकर हम समझेंगे कि कैसे कौन सा अंग है, कौन सी संरचना है, वो किस प्रकार से उपस्थित होती है। तो चलो इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले तो यहां पर जो ये संरचनाएं उपस्थित हैं, इन संरचनाओं को हम समझते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं हैं यहां पर पाई जाती हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम बात करते हैं अंडाशय की। तो ये जो दो सफेद रंग की गोलाकार संरचनाएं आपको दिख रही हैं, इनको हम कहते हैं अंडाशय। ये दो क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं।
एक अंडाशय इस तरफ है और एक अंडाशय है आपका इस तरफ। इसके बाद में एक नलिका जैसी संरचना आपको दिख रही है। जैसे यहां से निकली हुई एक नलिका है, इसी तरह से यहां से निकली हुई एक नलिका है। ये दो नलिकाएं हैं और ये जो नलिकाएं हैं इन्हें हम कहते हैं हमारी अंडवाहिनी, या इन्हें हम कहते हैं फिलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी। और ये जो अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी है इसके वास्तव में 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से ये जो चौड़ा हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं कीपक। इसे हम क्या कहते हैं? कीपक कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोला जाता है इनफंडिबुलम। क्या कहा जाता है? इनफंडिबुलम। इसके बाद में इस कीपक के पीछे की तरफ का एक चौड़ा हिस्सा होता है, नलिका का चौड़ा वाला हिस्सा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तुम्बिका, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एम्पुला। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? एम्पुला कहा जाता है। और इसके बाद में इस नलिका का ये संकरा वाला हिस्सा, एकदम पतला वाला हिस्सा है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इस्तमस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इस्तमस, वैसे इसे कहा जाता है संकीर्ण पथ। इसे क्या कहा जाता है? संकीर्ण पथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नलिका है इसके 3 हिस्से हैं। वास्तव में ये नलिका है, वैसे इस तरफ भी नलिका है। इन तीनों हिस्सों को कंप्लीटली हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं अंडवाहिनी। ये किसके हिस्से हैं? अंडवाहिनी के हिस्से हैं। इसके बाद में ये एक झालर नुमा संरचना है, एक अंगुली नुमा प्रवर्ध निकले हुए किसके? कीपक के आगे वाले जो हिस्से हैं वो एक अंगुली जैसे प्रवर्ध हैं, अंगुली जैसे निकली होते हैं, वैसे ही ये पाए जाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी में कहा जाता है झालर और वैसे कहा जाता है फिम्बरी। इंग्लिश में इन्हें क्या बोला जाता है? फिम्बरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली है? अंडाशय की। अंडाशय के बाद में हमने बात की किसकी? अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी भी कितनी है भाई? 2, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। एक अंडवाहिनी के कितने हिस्से होते हैं? मेनली 3 हिस्से होते हैं। इन हिस्सों में से एक जो चौड़ा कीप के आकार का संरचना होती है उसे हम बोलते हैं कीपक या इनफंडिबुलम। दूसरा जो हिस्सा होता है उसे हम तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्तमस। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 संरचनाएं होगी। तीसरी संरचना जो होती है उस संरचना का जो हमारा नाम है वो है गर्भाशय। ये जो बीच की संरचना आपको दिख रही है यह है गर्भाशय। और ये जो गर्भाशय है ये जो गर्भाशय है, यदि इसकी गर्भाशय की संरचना हम देखें तो इसमें क्या क्या है? देखो तो गर्भाशय में ये जो नीचे का हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है, ये एकदम पतला सा हिस्सा होता है। इस हिस्से को कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? गर्भाशय ग्रीवा, या इसे कहा जाता है सर्विक्स। क्या कहा जाता है? सर्विक्स। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स। और इस गर्भाशय ग्रीवा के अंतर्गत एक नलिका जैसी संरचना होती है और जो आपकी किससे जुड़ी होती है? गर्भाशय गुहा के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये पतली नलिका जैसी संरचना है, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? गर्भनाल। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? गर्भनाल। अर्थात इसे कहा जाता है सर्वाइकल केनाल। इसे क्या कहा जाता है? सर्वाइकल केनाल कहा जाता है। इसके बाद में ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये गर्भाशय के बीच का खाली जगह है,
और इसे कहा जाता है गर्भाशय गुहा। इसे क्या कहा जाता है? गर्भाशय गुहा। तो ये गुहा पाई जाती है, बीच में खाली जगह होती है, उसे कहा जाता है गर्भाशय गुहा। इस गर्भाशय का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो उभरा हुआ होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फंडस। इस हिस्से को क्या कहा जाता है? फंडस। तो इस प्रकार से गर्भाशय में कौन कौन सा हिस्सा है? इसका सबसे ऊपर की तरफ फंडस वाला हिस्सा आ गया, बीच में ये जो खाली जगह आ गई उसको गर्भाशय गुहा कह दिया है। इसके बाद में ये जो संकरित जो संरचना है इसे गर्भाशय ग्रीवा अर्थात सर्विक्स कह दिया, और इसके बीच में ये जो नलिका जैसी संरचना है जो किसके साथ कंटिन्यू है? गर्भाशय गुहा के साथ कंटिन्यू है, लेकिन पतली संरचना है, उसे हम गर्भनाल या जिसे हम बोलते हैं सर्वाइकल केनाल इसे कहते हैं। इसके बाद में जो इसकी भित्ति होती है, किसकी भित्ति? गर्भाशय की जो भित्ति बनी होती है वो आपकी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसके अंतर्गत कितनी परत पाई जाती है भाई? 3 परत पाई जाती है। याद आपको रखना है कि सबसे बाहर की भित्ति, ये देखो ये पीले रंग की जो दिखा रखी है सबसे बाहर वाली भित्ति है। भित्ति में सबसे बाहर की परत होती है, इसे कहा जाता है आपका परिगर्भाशय। नाम से पता चल रहा है क्या है? परी का मतलब बाहर, सबसे बाहर की तरफ, या इसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमेट्रियम। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। ये बीच में जो लाल रंग की मांसल संरचना दिखाई है, लाल रंग वाला जो हिस्सा है वो इसका मध्य वाला पेशीय भाग होता है। इसके अंतर्गत चिकनी पेशियां पाई जाती हैं, और इस पेशीय भाग को हम क्या कहते हैं? मध्य गर्भाशय। इसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। इसे क्या कहा जाता है? मायोमेट्रियम। और अंदर ही अंदर की तरफ जो ये थोड़ा सा घूमी हुई जो लाइनिंग हमने दिखाई है, ये एक ग्रंथिल उत्तक पाया जाता है, ग्रंथियों से बनी हुई परत पाई जाती है, सबसे आंतरिक परत, जिसे हम क्या कहते हैं? इस सबसे आंतरिक परत को हम कहते हैं अंतः गर्भाशय। इसे हम क्या कहते हैं? अंतः गर्भाशय, या इसे बोला जाता है एंडोमेट्रियम। इसे क्या कहा जाता है? एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो गर्भाशय की भित्ति होती है, जो गर्भाशय की दीवारें होती हैं, उसके अंतर्गत 3 परत पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ झिल्ली से बनी हुई जो एक परत होती है उसे हम बोलते हैं परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम। फिर चिकनी पेशियों से बनी हुई एक मोटी परत होती है जिसे हम बोलते हैं मध्य गर्भाशय या मायोमेट्रियम, और सबसे आंतरिक परत होती है जिसे हम बोलते हैं अंतः गर्भाशय या एंडोमेट्रियम। तो ये 3 परत उपस्थित होती। तो हमने गर्भाशय की संरचना को समझ लिया है। इसके बाद में जो एक संरचना बच गई है जो इसके साथ कंटिन्यू होती है, किसके साथ? आपकी गर्भाशय ग्रीवा के साथ एक नलिका जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं योनि। जिसे क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है, और इसे कहा जाता है इंग्लिश में वेजाइना। तो इस प्रकार से जो मादा जनन तंत्र होता है इसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, किस किस प्रकार से कैसे कैसे उपस्थित होती हैं, ये सब कुछ हमने एक डायग्राम की सहायता से देख लिया है। जो सारी संरचनाएं आपको यहां पर बताई गई थी, जो भी ये अंग वगैरह बताए थे जो कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, उसको हमने एक डायग्राम की सहायता से देखा। अब इसके बाद में जो अंग हैं उनके बारे में शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम इस अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मादा के प्राथमिक जनन अंग या सबसे प्रमुख जनन अंग जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो होते हैं अंडाशय अर्थात ओवरी। और इस ओवरी के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये क्या काम करता है, कैसे इसके अंतर्गत सारी की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो शुरुआत हम करते हैं किसके साथ?
अंडाशय के साथ। तो सबसे पहला हिस्सा आ गया है, सबसे पहले जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है ओवरी। चलो देखो, डायग्राम में तो हमने इसकी पोजीशन वगैरह तो पता चली गई। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कहां पर पाया जाता है, कितनी होती है इसकी संख्या। तो ध्यान से सुनो कि जो मादा होती हैं उनके अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी अंडाशय। कहां पर उपस्थित होते हैं? श्रोणी भाग में। कहां उपस्थित होते हैं? श्रोणी भाग में, उदर गुहा के नीचे की तरफ। कहां होते हैं भाई? उदर गुहा के नीचे की तरफ, श्रोणी भाग के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, वो पाए जाते हैं मादा के अंदर। सबसे पहली बात, एकदम सिंपल सी बात। दूसरी बात देखो, ये जो अंडाशय होते हैं गोलाकार या फिर कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। गोलाकार या फिर कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। दूसरी बात, इनका जो व्यास होता है, कहने का मतलब इनकी लंबाई मान लो, मेनली अंडाकार है तो वो आपकी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है भाई? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, ये इनकी क्या होती है? व्यास होता है। इसके बाद में यदि मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ये हम यदि अंडाशय को माने तो एक तो इसके अंतर्गत क्या होती हैं, ध्यान से देखो। रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं भाई। एक तो रक्तवाहिनियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, रक्तवाहिनी तो होंगी ही होंगी ब्लड सप्लाई के लिए। इसके अलावा इसकी बाहर की तरफ एक झिल्ली जैसी परत होती है, एपिथेलियम की परत होती है, जो इसकी बाहर की तरफ की क्या बना रही है? झिल्ली बना रही है। इसके अंदर का जो हिस्सा होता है, अंडाशय के अंदर का हिस्सा, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। अंडाशय के अंदर जो भी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अभी बाद में हम देखेंगे, इसको स्ट्रोमा को लिख लेंगे। अभी आप यह समझ लो कि अंडाशय का यह पूरा हिस्सा है जिसके अंदर सब कुछ पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है, जो झिल्ली से घिरा हुआ होता है, एक उपकला उत्तक से या एपिथेलियम टिश्यू से घिरा हुआ होता है। इसका जो ये बाहरी वाला हिस्सा होता है, बाहर की तरफ वाला हिस्सा, यदि हम देखें परिधि की तरफ वाला जो हिस्सा होता है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोर्टेक्स। उस हिस्से को क्या कहा जाता है? कोर्टेक्स कहा जाता है। और ये बीच वाला हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत आपकी रक्तवाहिनियां अधिक होती हैं, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? मेड्यूला। उस हिस्से को क्या कहा जाता है? मेड्यूला कहा जाता है। किसके? गर्भाशय में, सॉरी अंडाशय में। और ये दोनों मिलकर आपके किसका निर्माण करते हैं? स्ट्रोमा का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? स्ट्रोमा। अर्थात कोर्टेक्स वाला हिस्सा और मेड्यूला वाला हिस्सा होता है, यही वास्तव में क्या होता है? स्ट्रोमा होता है। ये जो परिधि होती है, ये जो परिधि होती है, इसके अंतर्गत आपके क्या पाए जाते हैं? पुट्टक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? पुट्टक पाए जाते हैं। और ये पुट्टक होते हैं,
ये आकार में क्या कर रहे होते हैं? वृद्धि कर रहे होते हैं। तो परिधि की तरफ पाए जाते हैं। ध्यान से सुनने की बात यह है, तो इसमें क्या पाए जाते हैं? पुट्टक। ये पुट्टक होते हैं, शुरुआत में एकदम छोटा होता है जिसे हम प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। प्राथमिक पुट्टक वृद्धि करके द्वितीयक, द्वितीयक होता है वृद्धि करके तृतीयक, और तृतीयक पुट्टक होता है वृद्धि करके अल्टीमेटली एक परिपक्व पुट्टक बनाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो अंडाशय होता है उसके अंतर्गत जो पुट्टक पाए जाते हैं वो इसके कोर्टेक्स वाले हिस्से के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अभी हमें क्या देखना है? बाहरी जो झिल्ली होती है या बाहरी उपकला उत्तक होता है या एपिथेलियम होता है, यह बाहर की ओर पाया जाता है। अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है? स्ट्रोमा। अंदर अंडाशय के अंदर पूरी जो भी चीजें हैं उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के दो हिस्से हो गए हैं, बाहर की तरफ परिधि की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं भाई? कोर्टेक्स। हिंदी में इसे वलकुट भी कहते हैं। और बीच वाले अंदर की तरफ जो होता है मध्य भाग की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? मेड्यूला या मध्यांश कहा जाता है। यह हो गया। मेड्यूला वाले हिस्से में रक्त वाहिनियां अधिक पाई जाती हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। और पुट्टक वगैरह आपके कौन से हिस्से में उपस्थित होते हैं? कोर्टेक्स में। कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स में वृद्धि करते हुए पुट्टक उपस्थित होते हैं। और इसी पुट्टक के अंतर्गत वास्तव में अंड कोशिका पाई जाती है, जो वास्तव में क्या होती है? मादा युग्मक होती है। तो यह हो गया है हमारा अंडाशय। इसके अलावा यहां पर आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो अंडाशय होता है ये हमारे श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये श्रोणि क्षेत्र की भित्ति से, और ये जो आपका गर्भाशय होता है उनसे किससे जुड़ा होता है? ये आपके तंतुओं से जुड़ा हुआ होता है, लिगामेंट की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो ये गर्भाशय भित्ति के साथ और श्रोणि के साथ, श्रोणि भित्ति उसके साथ आपके किससे जुड़ा हुआ होता है? तंतुओं की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो भाई, अंडाशय होते हैं श्रोणि भित्ति व गर्भाशय भित्ति से किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट। किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट अर्थात तंतुओं की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। और ये आपके पुट्टक पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे छोटा होता है उससे बोलते हैं प्राइमरी फोलिकल अर्थात प्राथमिक पुट्टक। प्राथमिक पुट्टक वृद्धि करके बनाता है आपका द्वितीयक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक वृद्धि करके बनाता है आपका तृतीयक पुट्टक, और तृतीयक पुट्टक अल्टीमेटली वृद्धि करके सबसे परिपक्व पुट्टक अर्थात ग्राफियन पुट्टक का निर्माण करता है। तो ये आपके क्या पाए जाते हैं? पुट्टक पाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी अंडाशय की संरचना कि अंडाशय होता है ये क्या होता है। अब इसके बाद में
हम बात करते हैं इसकी किसके बारे में, कार्य के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कार्य। तो जो अंडाशय होते हैं इनका सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, ये मादा के प्राथमिक जनन अंग हैं। कैसे अंग हैं, प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग इन्हें क्यों कहा जाता है, आप सबको पता होगा। प्राथमिक जनन अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जिनसे युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे कि नर के अंतर्गत, दोस्तों नर के अंतर्गत जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो उनके प्राथमिक जनन अंग होते हैं। लेकिन मादा के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मादा के अंतर्गत जो इनके अंडाशय होते हैं, जो ओवरी होते हैं, वो प्राथमिक जनन अंग होते हैं। और क्यों भाई, क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये एक अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। अंडाशय होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये दो हार्मोन होते हैं, उनका स्राव करते हैं। अंडाशय होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में आपके दो हार्मोन बनाते हैं, सभी को पता होता है। वो होते हैं हमारे एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन। सभी लोगों को पता है कौन कौन से हार्मोन है भाई, एस्टेरोजन, और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दो हार्मोन हैं, ये कार्य तो विशेष रूप से याद रखने ही है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमें। बाकी इसकी संरचना को आपको यहां पर हमने समझा दिया है कि अंडाशय के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे ये उपस्थित होता है। तो सबसे पहले हमने मादा के जो प्राथमिक जनन अंग हैं अंडाशय, उनकी संरचना को समझा है। अब इसके बाद में जिसको हम समझने वाले हैं वो होते हैं हमारी अंडवाहिनियां। किसको देखने वाले हैं, अंडवाहिनी को। अंडवाहिनी बोल दो, डिंबवाहिनी बोल दो, या फिर इसे बोल दो फेलोपियन नलिका। तीनों इसी के नाम हैं। और हमने देखा था कि एक नलिका जैसी संरचना है, जो एक तरफ तो आपकी कहां से है, अंडाशय के पास झालरनुमा संरचना बनाती है, वहां से प्रारंभ होती है, और दोनों तरफ से होकर आपकी नलिका होती है, किसके साथ जुड़ जाती है, गर्भाशय के साथ जुड़े जाती हैं। तो अंडवाहिनी होती हैं एक जोड़ी अर्थात दो, जो कि आपके अंडाशय से प्रारंभ होती हैं और वहां से चलकर आपके गर्भाशय के साथ आकर जुड़े जाती हैं। तो यह सबसे पहली बात है, इसके बारे में डायग्राम हमने देख लिया है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां होती हैं, कहां से प्रारंभ होती हैं, अंडाशय से प्रारंभ होती हैं और कहां पर आकर जुड़ जाती हैं, गर्भाशय के साथ आकर जुड़े जाती हैं। इनकी जो लंबाई होती है यह होती है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर। जो हमारी अंडवाहिनियां होती हैं या डिंब वाहिनी ओविडक्ट होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है भाई लोगों, वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में इसके जो भाग होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, 3। यदि हम चलते हैं कहां से, अंडाशय की ओर से, तो सबसे पहला एक कीपनुमा चौड़ा हिस्सा आता है, जिसे हम कीपनुमा होने के कारण कीपक कहते हैं या इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम कहते हैं। ये कीपनुमा
हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है? कीपनुमा हिस्सा। और इसी का आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो अंडाशय की ओर होता है, वहां पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। और उन अंगुलीनुमा प्रवर्धों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम झालर या फिर उन्हें फिम्बरी कहते हैं। और ये फिम्बरी होती हैं, झालर होती हैं। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग होता है, उसी समय उनको पकड़ने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। उनको ग्रहण करने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो इसी का आगे वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा होता है, कैसा होता है? अंगुलीनुमा। और जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं झालर या हम कहते हैं फिम्बरी। और इसका कार्य क्या होता है? अंडोत्सर्ग के समय, जब अंडाशय से अंडाणु निकल रहा है उसके समय अंडाणु को ग्रहण करना या उसको पकड़ना, ग्रहण करना या उसको पकड़ना, यह इसका कार्य हो गया है। दूसरे नंबर पे यदि हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक चौड़ा हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका, या जिसे हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं भाई? एम्पुला। और यह होता है एक चौड़ा भाग होता है। नलिका का कैसा हिस्सा होता है? चौड़ा हिस्सा होता है। और यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए कि मादा के अंदर अंडाणु है और जो शुक्राणु है उसका निषेचन कहां होता है, हमें यह तो पता है कि अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। लेकिन मादा के शरीर में कहां? क्या यह गर्भाशय में होता है या किसी अन्य जगह पर होता है? तो ध्यान से सुनने की बात यह है कि जहां पर कीपक अर्थात इनफंडिबुलम और एम्पुला होते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं। जहां पर इनका संधि स्थल होता है उसी संधि स्थल पर, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि जो एम्पुला वाला हिस्सा होता है वहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, वो संपन्न होती है। यह आपको याद रखना है। तो क्या करना है? एम्पुला प्लस इनफंडिबुलम के संधि स्थल पर क्या होता है? निषेचन होता है। यह भी हमें ध्यान रखना है और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि सबको याद रहती है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और इसका तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है एकदम पतला हिस्सा जिसे हम कहते हैं संकीर्ण पथ। क्या कहते हैं भाई? संकीर्ण पथ, या जिसे हम कहते हैं इस्तमस। क्या कहते हैं? इस्तमस। और ये सबसे पतला हिस्सा है। नलिका का सबसे पतला हिस्सा है वो यही है। जब निषेचन के बाद में युग्मनज बन जाता है तो वो फिर इस नलिका से, इस इस्तमस से होता हुआ कहां पहुंचता है? गर्भाशय में। और इसके अलावा गर्भाशय से जब शुक्राणु जाते हैं कहां तक? एम्पुला तक, वो भी इसी नलिका की सहायता से जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो हिस्सा होता है ये आपकी अंडवाहिनी और गर्भाशय को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। तो याद रखना है कि जो संकीर्ण पथ है ये किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ता है। और इसका कार्य क्या है? ध्यान से सुन लेना। एक तो शुक्राणु को और एक क्या है? युग्मनज को। उनका परिवहन करवाता है। कहने का मतलब शुक्राणु को गर्भाशय से किस ओर ले जाता है? एम्पुला की ओर। और एम्पुला में यदि निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो युग्मनज को किस ओर लेकर आता है?
गर्भाशय की ओर लेकर आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि युग्मनज है वो तो गतिशील है ही नहीं। भाई शुक्राणु तो ऐसे मान लिया, शुक्राणु में खुद में एक अंतर्गत गति होती है, उसके अंतर्गत एक पूंछ वाला हिस्सा होता है जो हिलता रहता है और जिसके कारण वो तैरकर कहां चले जाते हैं, एम्पुला वाले में। लेकिन जैसे ही वो निषेचन हुआ उसके बाद में जो अंडाणु था जो युग्मनज में बदला है, अब वो तो गतिशील है ही नहीं, तो वो आता कैसे है, वो गर्भाशय तक कैसे पहुंचता है? क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो हमारी फिलोपियन नलिका होती है, इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे अंदर वाली परत होती है, वहां पर पतली पतली बालनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और उन पतली बालनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो वो सीलिया इसके अंदर पाई जाती हैं। तो याद रखना, आंतरिक सतह पर क्या उपस्थित होते हैं, सीलिया, जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं, वो पक्षमाभ पाए जाते हैं। और ये जो पक्षमाभ होते हैं, इसी के कारण से युग्मनज होता है वो गति करता हुआ किस ओर पहुंचता है, गर्भाशय की ओर पहुंचता है। और इसका कार्य क्या है, युग्मनज गति करके किस ओर पहुंचता है, गर्भाशय की ओर पहुंचता है। तो याद रखना, इसकी आंतरिक परत के ऊपर आपके क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इसके अलावा निषेचन की प्रक्रिया भी कहां पर होती है, अंडवाहिनी में। इसके कितने हिस्से होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली हैं। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र होता है, इसके दो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत एक हमने देखा है क्या, अंडाशय, और दूसरा हमने देखा है अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। इनको कंप्लीटली संरचना के साथ और डायग्राम के साथ हमने यहां पर देख लिया है। इसके बाद में मादा जनन तंत्र का जो हिस्सा बच गया है, जिसके अंतर्गत आपका गर्भाशय, योनि और अन्य कुछ सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। इस कारण आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें और साथ साथ में कंप्लीट स्टडी के लिए आप हमारे नर जनन तंत्र वाले हिस्से को भी जरूर देखें। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है, ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके कमेंट कीजिए, क्योंकि यदि आप कमेंट करते हैं, आपको यह अच्छा लगता है, आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा बताने में आपको मदद मिलती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।